प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है 2024 का पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे हम लोग आज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस है कि डिफाइन आर्बिट्रेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। आर्बिट्रेशन क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। डिफाइन आर्बिट्रेटर्स एंड व्हाट आर क्वालिफिकेशन ऑफ एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आर्बिट्रेशन का एडवांटेज बताना है ओवर लॉ सूट्स इन कोर्ट। जो कोर्ट में लॉ के हिसाब से जो केसेस वगैरह पे आप फाइल करके लड़ाई करके आप अपने फैसले प्राप्त करते हो या अपने लिए सही डिसीजन प्राप्त करते हो, उसके साथ अगर आप आर्बिट्रेशन के थ्रू अगर आप अपना लड़ाई या झगड़े को सुलझाते हो तो क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है वेयर कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज एग्री टू सबमिट देयर डिस्प्यूट टू एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी नोन एज आर्बिट्रेटर। एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी होता है जिसके पास में जो सभी दो पार्टीज या तीन पार्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है या डिस्प्यूट होता है, वो अपने डिस्प्यूट्स का कारण थर्ड पार्टी को बताता है, जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। और जो आर्बिट्रेटर है वो एक डिसीजन लेता है जिसको अवार्ड कहा जाता है, जो कि लीगली बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल होता है। मतलब जो आर्बिट्रेटर डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन दोनों पार्टीज को या जितने भी पार्टीज डिस्प्यूट्स में शामिल हैं उनको मानना पड़ेगा। अगर आप कोई पार्टी मान के चलो नहीं मान रहा तो वो बाद में कोर्ट में भी जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है पाबंदी कि आप कोर्ट में जाकर नहीं लड़ सकते, लेकिन ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट्स जो है या डिस्प्यूट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाता है जब आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है तब। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किया जाए आर्बिट्रेशन का, तो स्पीडली रिजोल्यूशन मतलब तेजी से रिजॉल्व होता है, क्विक रिजोल्यूशंस मिलता है, जो कि ट्रेडिशनल कोर्ट में ये चीज़ें टाइम लगता है प्रोसेस होने में। उसके बाद जो पैसा है वो भी कम लगता है। कॉन्फिडेंशियल आपका होता है जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो। और जो आपका आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो क्या होता है, पार्टीज जो है वो खुद से दोनों पार्टीज जो डिस्प्यूट्स हुआ वो अपने कॉमन नोइंग पर्सन्स को लेता है ताकि दोनों की बातों को सुन सके। और जो डिसीजंस है आर्बिट्रेटर जो होता है एक स्पेशलिस्ट होता है ताकि वो अच्छे से डिसीजन प्रोवाइड कर सके और उस फील्ड का वो उसका नॉलेज होता है जिस फील्ड में डिस्प्यूट्स हुए हैं। और आर्बिट्रेशन जो है ये फाइनल और बाइंडिंग होता है, जो कि रिड्यूस करता है प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल्स को। मतलब जो लीगल बैटल होता है जो कि थोड़ा टाइम लेता है, उसके कंपेयर में अगर ये देखा जाए तो इसमें फैसले यानी जो डिसीजंस है वो जल्दी लिए जाते हैं। आर्बिट्रेटर के बारे में बात किया जाए तो ये एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इंडिविजुअल अपॉइंटेड पर्सन्स होता है जो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज और बनाता है एक बाइंडिंग डिसीजंस जो कि प्रेजेंट होता है जो भी दोनों पार्टीज एविडेंस या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे। क्वालिफिकेशंस की बारे में बात किया जाए आर्बिट्रेटर का, तो एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आपका मान के चलो कि डिस्प्यूट इंजीनियरिंग सेक्शन में हुआ तो इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में हुआ तो कंस्ट्रक्शन का नॉलेज होना चाहिए, सेल्स में डिस्प्यूट्स हुआ तो सेल्स का नॉलेज होना चाहिए, है ना। इम्पार्शियली और इंटीग्रिटी मतलब जो आर्बिट्रेटर होना चाहिए वो हाई इथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ होना चाहिए ताकि किसी के साथ पार्शियलिटी
ना करे और ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठा वाला होना चाहिए। इसके अलावा लीगल नॉलेज यानी लॉ का भी उसे मालूम होना चाहिए कि लॉ में क्या लीगल है क्या इलीगल है। और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ एक सेटिस्फाइड आपका जो है आर्बिट्रेटर होना चाहिए। ठीक है। एडवांटेज अगर बात किया जाए आर्बिट्रेशन ओवर लॉ सूट्स इन कोर्ट, तो टाइम इफिशिएंसी, मतलब जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस होता है इसमें जल्दी फैसला जो है मिल जाता है, लेकिन कोर्ट में लेंदी हो जाता है, थोड़ा ट्रायल ट्रायल करते करते टाइम ज्यादा लग जाता है। ओके। बट यहाँ पे टाइम की बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है। और जब कोर्ट में कोई मामला जाता है तो वो पब्लिक हो जाता है, लेकिन जब वो आर्बिट्रेशन के थ्रू होता है तो वो कॉन्फिडेंशियल होता है, लोगों को पता नहीं चलता है कि हाँ भाई कोई लड़ाई या झगड़ा भी हुआ था। और जो पार्टीज है वो खुद एक एक्सपर्टीज जो इस मैटर में है, जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन दे सके, वैसे आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट करता है जो पार्टीज होते हैं वो। और जो आर्बिट्रेशन प्रोसीजर्स होता है ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, मैंने पार्टीज की जो नीड्स होती है उसके हिसाब से ये भी इन्फोर्सेबल होता है डिसीजंस जो भी दिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो होता है कि हमारा जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस होता है या प्रिजर्विंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो होता है उसको प्रमोट करता है आपका आर्बिट्रेशन, यानी जो हॉस्टिलिटी है उसको रिड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट डाउन इट्स कंटेंट। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एक लीगल बाइंडिंग रिटेन एग्रीमेंट होता है बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के। दिस डॉक्यूमेंट्स डिफाइन द टर्म, ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये डिफाइन करता है टर्म्स, कंडीशंस एंड टेक्निकल requirements for executing a construction project. They ensure clarity, minimize disputes, and serve as a reference in case of disagreement. Okay. कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, सबसे पहला नोटिस इनवाइटिंग टेंडर यानी एनआईटी, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होता है प्रोजेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सबमिशन डेडलाइन। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस टू द वीडर, इसमें डिटेल गाइड्स होता है फॉर वीडर कि हाउ टू प्रिपेयर एंड सबमिट देयर प्रपोजल्स। तीसरा वीड फॉर्म एंड अपेंडिक्स टू वीड, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफर्स, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइन दिया जाता है। चौथा जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें डिफाइन किया जाता है ओवरऑल टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कवर करता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दैट सप्लीमेंट टू जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल ऑफ क्वांटिटीज, इसमें लिस्ट ऑफ मटेरियल क्वांटिटीज एंड यूनिट रेट एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट का। और सातवां है स्पेसिफिकेशन, इसमें क्वालिटीज, स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल डिटेल्स मटेरियल और वर्कमैनशिप का दिया जाता है। उसके बाद आठवां है ड्राइंग, ड्राइंग में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट लेआउट, स्ट्रक्चर और डायमेंशंस को दिया जाता है। और नौवां है शेड्यूल ऑफ वर्क यानी प्रोग्राम ऑफ वर्क, इसमें प्रोजेक्ट का टाइमलाइन, माइलस्टोन और कंप्लीशन स्टेज कब कब कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इसमें फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया जाता है बाय बोथ पार्टीज, जो कि लीगली बाइंडिंग होता है बिटवीन देम टू द टर्म्स। उसके बाद है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बॉन्ड, इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है कमिटमेंट करता है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज स्पेसिफाइड, जो भी टाइमलाइंस आपका होता है उसके हिसाब से। 12 नंबर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट कवर्स प्रोजेक्ट रिस्क लाइक वर्कर्स इन
इंजरीज, प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह। 13 इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, इसमें इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए और वर्कर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को गाइडलाइंस दिया जाता है कि क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। और 14 नंबर है एजेंडा एंड क्लैरिफिकेशंस, इसमें क्लैरिफाई और मॉडिफाई द टेंडर बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है उससे पहले क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई और क्लैरिफाई किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग भी एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और 15 नंबर करेस्पॉन्डेंस एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशंस और कॉन्फ़िगरेशन कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल का आपका होता है और उसके हिसाब से साइन जो है कर लिया जाता है। तो ये जो है मैंने बताया आपको जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे थे। देखो एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो सवालों का जो जवाब होगा ना वो एक ही होगा। सवालों का जवाब चेंज नहीं होता है, सेम होता है, तरीका सेम होता है, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो कई बार आप ये चीज को जो है ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा बट सवाल वही रहेगा जो आपको कई बार मैं बता चुका हूं। ओके, बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।